हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश है, तंदुरुस्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए। हमने टॉपिक स्टार्ट किया होता साइकोलॉजी है, यानी मनोविज्ञान के बारे में हम क्या चर्चा कर रहे थे। और मनोविज्ञान के हमने इतिहास पढ़ा था और व्यक्तित्व हमने स्टार्ट किया हुआ था। इतिहास है उसके बारे में हमने 2-3 क्लासों में किया, बार बार रिवीजन किया है, तो आज रिवीजन नहीं करेंगे, उसके कल देखेंगे। आज वो आप सीधा पर्सनैलिटी पर आते हैं, यानी व्यक्तित्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमने जहां तक पढ़ा था उसको एक बार सुपरफास्ट तरीके से कहीं रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पर्सनैलिटी है, यानी व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से लिया गया। अंग्रेजी शब्द कौन सा आता है? पर्सनैलिटी से हमारे व्यक्तित्व को लिया गया है। जो हमारे लेटिन शब्द होता है पर्सोना है, लेटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना है, वहां से रूपांतरित किया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा है। मुखौटा या क्या कहते हैं? नकली चेहरा है। प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व को किस आधार पर आंका जाता था, यानी पुराने समय में हम व्यक्तित्व को किस आधार पर आंकते थे कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार है। तो प्राचीन समय में केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर ही हम व्यक्तित्व का अंकन करते थे और व्यक्तित्व को देखते थे कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार है। बाहर से स्थूल रोल है, बढ़िया है, शरीर में देखना हट्टा कट्टा है, हंसमुख व्यक्ति है, तो उसको कह देते हैं ये क्या बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इस समय व्यक्तित्व को केवल बाह्य आकार के आधार पर हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी में बाह्य व आंतरिक गुणों दोनों के समावेश को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। आज वर्तमान की अगर बात करते हैं तो पहले कहते थे कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन आज हम देखकर उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक उसके अंतर्भाव अंतर आत्मा में जो निहित भाव है उनका पता नहीं लगा लेते, तब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। तो आज क्या कहते हैं, परिभाषा की अगर बात करते हैं तो प्राचीन आएगी तो उसमें क्या केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुण दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व के जनक कौन है? ओलपोर्ट है। ओलपोर्ट क्या कहलाते हैं? हमारे व्यक्तित्व के जनक है। तो ओलपोर्ट के अनुसार परिभाषा दी गई थी। ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा था? ओलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व उन महोदयिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ के समायोजन स्थापित कर लेता है, यानी इस वातावरण के साथ जो व्यक्ति जिस आधार पर अपने मनोहृदयिक और गद्यात्मक व्यवस्थाओं के साथ के है समायोजन स्थापित करता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। मनोहृदय को क्या कहा है? शारीरिक पक्ष है। मनोहृदय की अगर बात करते हैं हम शरीर और अंगों के द्वारा जो कार्य करते हैं, गत्यात्मक यानी गति से जो कार्य करते हैं, उनकी परिभाषा के अनुसार ये बात करा है कि व्यक्ति जो मनोहृदय के उसके शारीरिक अंगों से जो गतिशील क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो परिभाषा है, ओलपोर्ट क्या कहता है? व्यक्तित्व उन मनोदयिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो हमारे वातावरण के साथ के समायोजन स्थापित कर लेता है। इसके बाद हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक आए थे, वेलेंटाइन है। वेलेंटाइन ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी व्यक्ति जो जन्म से वंश से जो लेकर आता है उसका है, और दूसरा क्या है? जो वह इस जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो सीखता है उन दोनों के अर्जित जो करता है, उन दोनों के गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो वेलेंटाइन क्या कहता है? जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व हमारा क्या है? जन्मजात, और दूसरा क्या कहलाता है? जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तीसरा मनोवैज्ञानिक हुए थे वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने क्या था? वुडवर्थ ने कहा था, परिभाषा देखिए, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। यानी व्यक्ति में जो संपूर्ण अंतर्निहित गुण है, उसके अंदर जो संपूर्ण गुण है, एक व्यक्ति है उसके अंदर देखते हैं जो जो गुण है उसी क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो ये हमने परिभाषा देखी थी। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो क्या व्यक्तित्व पर जो वंशानुक्रम और वातावरण इनका इफेक्ट पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है? द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी ड्यू टू हेरिडिटी। और दूसरा अगर बात करते हैं एनवायरमेंट है, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कारण क्या हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, दोनों के कारण ही हमारे जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उनका ऊपर क्या है? प्रभाव पड़ता है। पहला अगर हम बात करते हैं वंशानुकरणीय कारक है। कौन सा आता है? वंशानुकरणीय कारक है, यानी जो हम जिस वंश में रहते हैं, जिस वंश में हम पैदा हुए हैं, क्या उनके माता पिता जेनेटिक कोड का हमारे ऊपर व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो पहला हमने इसमें पॉइंट पढ़ा था शारीरिक संरचना है, यानी हम शरीर की जो रचना है, बनावट है, आकृति है, हमारे शरीर की रचना है, आकृति है, बनावट है, आकार है, रंग है, इनके ऊपर क्या है? हमारे जो अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम काले, तो काले क्या है? माता पिता से वंश आता है, या तो पिताजी काले होंगे या क्या माता जी काले होंगे। दूसरे अगर हम बात करते हैं नाटे हैं, ठिगणे हैं, तो माता पिता में से एक दोनों होंगे, उन्हीं से जेनेटिक कोड, एक्स वाई जो कोड होते हैं, एक्स एक्स फैक्टर और वाई एक्स वाई फैक्टर, साइंस का ये टेप
जो कोड होते हैं, तो साइंस के कोड के आधार पर हम माता पिता से गुणों को अर्जित करते हैं। उन्हीं के आधार पर एक माता पिता में से कोई एक ठिगड़ा होगा, छोटे कद का होगा, तो उसी आधार पर संतान जो है छोटी होती है। और इसकी बात करते हैं शारीरिक संरचना है, बनावट है, हमारे शरीर की जो बनावट है गोल मटोल किस प्रकार की है, वो अपने माता पिता से अर्जित होती है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, शारीरिक रचना है, शारीरिक क्या है, रचना है। दूसरा फैक्टर किसको प्रभावित करता है, हमारे हार्मोन्स है। हमारी अगर बात करते हैं तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, या क्या है, हार्मोन्स है। हार्मोन की अगर बात करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बहते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं उचित अगर समायोजन के आधार पर अगर बैलेंस्ड रूप से हार्मोन स्रावित होते हैं, तब तो हमारा व्यक्तित्व उचित रहता है। किसी भी प्रकार से किसी हार्मोन का अत्यधिक विसर्जन हो जाता है या अत्यधिक रूपांतरण होता है, तो उस आधार पर हमारा जो व्यक्तित्व है वो डाउन हो जाता है। या तो हम क्या किसी गलत संगति में पड़ जाएंगे, या क्या है हम बिल्कुल नीचे ओहदे के रह जाएंगे। तो हार्मोन्स भी इसको प्रभावित करता है। तीसरा हमने पढ़ा था स्नायु मंडल है, तंत्रिका तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम है। अगर हमारे शरीर के किसी भी आकृति या बनावट में किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम, नाड़ियों हड्डियों में किसी प्रकार का फैक्टर, अगर किसी प्रकार का इफेक्टेड है, हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी अंग विकृत है, तो हमारा क्या व्यक्तित्व तो उस लेवल पर नहीं जा सकता जैसे एक सामान्य व्यक्ति का जाता है। चौथा हमने पढ़ा था बुद्धि है, तो बुद्धि भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। वंशानुक्रम से बुद्धि का होता है। आईक्यू लेवल अगर हम कहते हैं तो आईक्यू लेवल को एक सीमा स्तर तक हम अर्जित कर सकते हैं, एक सीमा स्तर तक तो उसको उस लेवल तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना एक जब बच्चा जन्म लेता है, अगर उसका आईक्यू 95% है, हमारा क्या है 75% है, तो उस 95 कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम 80 या 90 तक तो ला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा 95 वाले का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वही है मैथमेटिक का एक स्टूडेंट है, उसको 99% मैथ के सवाल आते हैं, साइन थीटा कोस थीटा गामा मैथमेटिक है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी है। किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल बात करते हैं तो वो क्या सोल्व करने में बहुत इजीली सोल्व कर देता है। लेकिन हमारे सामान्य प्रकार का हमने अगर वंशानुक्रम डिफेक्ट है, हमारे किसी प्रकार का आईक्यू लेवल का नीचा है, तो हम उनको उतने जल्दी सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 फैक्टर अफेक्टिंग थे जो हमारी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा हमने देखा था इसी में वातावरणीय कारक। दूसरा अगर हम बात करते हैं वातावरण है, इन्वायरमेंट में जिस परिवेश में हम रहते हैं उनका क्या हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम शुरुआत से चलते हैं। पहला हमने देखा था कि हमारे क्या है जो घर का वातावरण है, यानी क्या है हमारे घर का जो वातावरण है, यानी जिस परिवेश में हमारा क्या है जन्म होता है, जहां पर हमारे प्रथम बार हम परिवेश में आते हैं, उसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में, जो माहौल में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, उसी प्रकार का हमारे क्या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में है, अगर हम बात करते हैं घर के वातावरण की अगर बात करते हैं, तो जिस परिवेश में रहते हैं लगातार है, वैसी परिस्थितियों में रहते हैं, वैसी हमारे घर की जो बोलचाल है, घर का स्वभाव है, व्यक्तियों का जो स्वभाव है, और जिस प्रकार के भी हैं, यानी कई लेट सोने वाले हैं, लेट उठने वाले हैं, तो हम उनको देख करके उसी स्वभाव में धीरे धीरे, खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन उसी स्वभाव में धीरे धीरे क्या है ढलते जाते हैं। एक समय के बाद वो हमारा क्या व्यक्तित्व बन जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था विद्यालय कारक है। बच्चा घर से निकलकर अगर बात करते हैं, हमारे होम टाउन यानी घर से निकलकर कहां प्रवेश लेता है, विद्यालय में रहता है। जिस प्रकार का विद्यालय होता है उसी प्रकार का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी उसके व्यक्तित्व में जिस प्रकार के विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण है, उसके शिक्षक है, उसमें जिस प्रकार के जो बच्चे हैं, जो जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें जिस प्रकार का समायोजन करते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा सामाजिक वातावरण है, यानी बच्चा स्कूल से निकलने बाद समाज, जिस समाज में रहता है उसको ज्ञान अर्जित करता है, तो ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। चौथा हमने पढ़ा था सांस्कृतिक वातावरण, यानी हम जिस संस्कृति से आते हैं, हमारे परिवेश की जो संस्कृति है, हम उसका ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारी बोलचाल है, हमारा पहनावा है, उसके ऊपर क्या सिंपल सा देखने को मिलता है। गुजरात का व्यक्ति अलग पहनेगा, पंजाब का व्यक्ति का पहनावा अलग होता है, जम्मू की अगर बात करते हैं तो वहां का पहनावा अलग होता है, और जयपुर है इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ का पहनावा अलग है। तो बिल्कुल विशेष प्रकार की स्थितियों में जो सांस्कृतिक वातावरण होता है उसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो चौथा हमारा कौन सा था, सांस्कृतिक कारक है। पांचवा हमने पढ़ा था भौगोलिक संरचना है, यानी ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है। जिस परिवेश में, जिस भौगोलिक संरचना पर हम रहते हैं, वहां का हमारे ऊपर व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी राजस्थान में रहते हैं तो इसी प्रकार के होंगे, हरियाणा में रहते हैं तो इसी प्रकार के, पंजाब में रहेंगे तो इसी प्रकार के हैं, ठीक है। तो जिस परिवेश परिस्थिति में रहते हैं उसके ऊपर, उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे 2 प्रकार के प्रभाव थे, यानी वंश अनुकूल वातावरण थे। इनमें 4 अलग अलग पॉइंट हमने विस्तृत चर्चा
कर ली थी। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि क्या व्यक्तित्व को प्राचीन समय में और वर्तमान समय में एक ही आधार पर आंकलन किया जाता है या इसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इनको क्या है, अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। सर्वप्रथम एक चिकित्सा शास्त्री थे, एक क्या थे, चिकित्सा शास्त्री थे, हिप्पोक्रेट्स है, उनके द्वारा सर्वप्रथम क्या है हमारे जो अगर बात करते हैं व्यक्तित्व का निर्धारण किया था और इसे विभिन्न भागों में बांटा गया था। इन्होंने व्यक्ति के स्वभाव है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है और उसके शारीरिक द्रव्य यानी शरीर के अंदर जो द्रव्य भरे हुए हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया था। और इसमें निर्धारण करने वाले कौन कौन से 4 भागों में इन्होंने बांटा था उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमने कल विस्तृत देखा था, लेकिन एक बार सुपरफास्ट देख लेते हैं। पहला कौन सा आता है, कालापित है, यानी उदास है, हताश है, निराशावादी है। कालापित में किस प्रकार का व्यक्ति होगा, जो उदास रहेगा, हताश रहेगा, हमेशा निराशावादी रहता है। दूसरा अगर बात करते हैं पीला पित्त है, गुस्सेल है, चिड़चिड़ा है, क्रोधी है, हमेशा गुस्से में रहता है, क्रोधी है और चिड़चिड़ा रहता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं रक्त प्रदान है, खुश मिजाज है, प्रसन्नचित्त है, आशावादी है, हमेशा सोचता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ये किस प्रकार का रक्त प्रदान है। और चौथा अगर हम बात करते हैं, चौथा व्यक्तित्व कौन सा क्या था उन्होंने, अगर बात कर कफ प्रधान या श्लेष्मा प्रधान है। इसमें व्यक्ति भाव शून्य है, जन शून्य, उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा कहे ऐसे घूमता रहता है। इसमें कल एक ने पूछा था कि हमेशा अगर व्यक्तित्व की बात करते हैं कफ या श्लेष्मा प्रधान है, वो भाव शून्य, विरक्त और जन शून्य इस प्रकार क्यों रहता है। कई बार व्यक्ति के अंदर क्या है, समय और परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि उसको कुछ ऐसी बातें होती है जिनको भुलाना मुश्किल होता है, वो उन बातों को भूल नहीं पाता है जो उसके अचेतन मन में है। अचेतन मन के बारे में चर्चा करेंगे। जो उसके अचेतन मन में पड़ रहती है वो खुद को बहुत खुश रहने की कोशिश करता है और उन बातों को भूलने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन देर अंधेर में वो बातें क्या याद आ जाती है। वो व्यक्ति जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है, 1 दिन 2 दिन गुजरते हैं, फिर वो उनको साथ में जकड़ लेता है और वो बातें याद आ जाती है और व्यक्ति पीछे फिर भाव शून्य में चला जाता है। तो जन्म से नहीं होता है। कई व्यक्ति आपने देखा होंगे कि कई समय तक तो बहुत खुश मिजाज के रहते हैं, बहुत हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन एक समय और परिस्थिति के बाद में क्या आप उनके चेहरों पर क्या खुशी नहीं देख पाते हैं, वो खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है कुछ न कुछ इस प्रकार की घटना या दुर्घटना घटित हो जाती है जिनको वो भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, खुश मिजाज नहीं रह पाते हैं, भाव शून्य विरक्त की भावना में चले जाते हैं। तो ये हिप्पोक्रेट्स के द्वारा अपना 4 वर्गीकरण किए गए थे। इसके बाद की अगर बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण में सर्वप्रथम किसके द्वारा वर्गीकृत किया था, क्रेचमैन आए थे। क्रेचमैन ने पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था, स्थूलकाय, सुडोलकाय, शीर्णकाय और क्या मिश्रित है। स्थूलकाय था, सुडोलकाय था, शीर्णकाय और कौन से आते हैं, मिश्रित आते हैं। इसकी अलग अलग इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो कौन से थे, पहले अगर बात करते हैं तो एस्थलेटिक है और दूसरे एथलेटिक थे, तीसरे एस्थेनिक है और चौथे कौन से डिस्प्लास्टिक है, चौथे कौन से डिस्प्लास्टिक। इस प्रकार इनको बांटा गया था। पहले अगर बात करते हैं एथलेटिक व्यक्ति की बात करते हैं तो उनमें किस प्रकार के हैं, वो गोल मटोल होंगे, खुश मिजाज के होंगे, खाने पीने में रहते हैं। दूसरे अगर बात करते हैं एथलेटिक है तो मैं खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, बीच के होंगे और शरीर में क्या सुदृढ़ होंगे। तीसरी अगर हमने बात की थी कौन से आते हैं, पहले स्थूलकाय, सुडोलकाय, शीर्णकाय आते हैं। शीर्णकाय यानी क्या लंबे पतले होंगे, चिड़चिड़ापन स्वभाव के गुस्सेल व्यक्ति होंगे। चौथी अगर बात करते हैं मिश्रित है, यानी इन दोनों का, इन सभी का डिस्प्लास्टिक कहा जाता है। इन सभी का जो मिला हुआ रूप है वो इसमें देखने को मिला। पहला कौन सा है, पिकनिक है, एथलेटिक है, एस्थेनिक है और डिस्प्लास्टिक है। 4 भागों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद अपने आते हैं सेल्डन ने भी किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था। और इन्होंने हमारे व्यक्तित्व को कितने 3 भागों में बांटा है, गोलाकार, आयताकार और कौन सा है, लंबाकार है। एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक और एक्टोमोर्फिक। गोलाकार की बात करते हैं वही है, गोल मटोल है, खुश मिजाज के, खाने पीने में मस्त रहते हैं। दूसरी गोलाकार, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक की बात करते हैं तो इसमें क्या है, व्यक्ति वही है, चिड़चिड़ा स्वभाव वाले ये रहते हैं। और तीसरा अगर बात करते हैं एक्टोमोर्फिक, दोनों का जो संयुक्त रूप है देखने को इसमें मिला था। इसके बाद अगर बात करते हैं स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है, तो स्प्रेंगर ने समाज शास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को कितने 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं, पहले अगर हम बात करते हैं तो सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, यानी लेखक कवि ये इस प्रकार के सिद्धांत में रहते हैं। दूसरा है सिद्धांतिक है, राजनीतिक है, राजनेता बनने की है, हमेशा सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले हैं, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले। तीसरे सामाजिक प्रवृत्ति वाले हैं, यानी समाज में उठना बैठा होता है। चौथा हमने क्या, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और 5वां कौन सा आता है, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, यानी सौंदर्य में है, सूर्य उदय हुआ उनको बहुत अच्छा लगता है, सौंदर्य के प्रति है, कहीं पे फूल देख लिए, बगीचे देख लिए, चिड़ियां देख ली, उनको क्या आनंदित होते हैं, वो क्या आनंदित होते हैं। तो वो व्यक्ति किस प्रकार सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और अंतिम और लास्ट कौन सा था हमारा, सांस्कृतिक प्रवृत्ति वाले हैं, सांस्कृतिक धरोहर विरासत में ध्यान रखने वाले व्यक्ति तो किस प्रकार का है, सांस्कृतिक। ये स्प्रेंगर ने समाज शास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को इन 6 भागों में बांटा है।
क्वेश्चन निकालेंगे तो इनमें क्या है तब पता चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि इनके बाद एक आए थे युग है, युग व युग के द्वारा किया गया वर्गीकरण आज का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है कि नहीं। आज तक जो वर्गीकरण किया है उनमें युग के द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व को कितने 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी और कौन से आते हैं उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इंट्रोवरेंट है, एक्स्ट्रावरेंट है, एम्बिवरेंट है। अंतर्मुखी इंट्रो कहा जाएगा, अगर बात करते हैं बहिर्मुखी की है इंट्रो एक्स्ट्रावरेंट कहा जाएगा, बहिर को एक्स्ट्रा कहा जाएगा, और उभयमुखी है इसे क्या कहा एम्बिवरेंट कहा जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति तक केवल खुद में विश्वास रखते हैं, केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं। अगर मेरे में कुछ हो, मेरे में कुछ दम होगा तो मैं उस लेवल पर जाऊंगा, ऐसा नहीं समाज में हाँकेंगे इधर उधर घूमेंगे वो कराएगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं, खुद पर विश्वास रखते हैं, चुप रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, समाज और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और ये संकोच और शर्म लिहाज थोड़ी बहुत रखते हैं और अपने आप में एकांत पे लिए रहते हैं। बहिर्मुखी हमने बात की थी, समाज में रहने वाले, नेता बनने वाले, राजनेता में जाने वाले, हाँकने वाले, इधर उधर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले, इस प्रकार का व्यक्तित्व किसमें देखने को मिलता है बहिर्मुखी है। और उभयमुखी है, दोनों का शुभ रूप है यानी देखने को मिलता है। उचित व्यक्तित्व किसे कहा जाता है तो संवेगीय स्थिर को क्या कहा जाता है, उचित व्यक्तित्व कहा जाता है। यहां तक हमने क्या है कल चर्चा की थी, यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम उसके बाद के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या इसके बाद में भी व्यक्तित्व को निर्धारण किया गया था, क्या और भी मनोविज्ञान का है तो दोनों के व्यक्तित्व को विभिन्न भागों में बांटा था। अगर बात करते हैं इसके बाद की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में व्यक्तित्व की बात करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को बांटा गया था, यानी अपना जो भारत है उसके आधार पर भारतीय जो विचारक आए थे, ये तो कौन से थे, पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए विचारक थे, यानी अन्य देशों के विचारक थे जिनके द्वारा क्या व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का क्या है निर्धारण किया गया था, बताए गए थे। लेकिन क्या भारतीयों के द्वारा भी क्या है व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया था, इसमें बताया बिल्कुल है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन से है, सतोगुणी है, रजोगुणी है और कौन से आते हैं तमोगुणी है। वो कौन कौन से व्यक्तित्व है जिनके द्वारा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार क्या है 3 भागों में बांटा है, तो वो अपने कौन से आते हैं। पहले की बात करते हैं सतोगुणी है, दूसरा रजोगुणी है और तीसरा कौन सा कहलाता है तमोगुणी है। सतोगुणी केवल और केवल क्या है, ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हैं। सतोगुणी की अगर बात करते हैं केवल और केवल क्या है, ये जो व्यक्ति होते हैं केवल ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं। अभी उदाहरण लेंगे इनके, तो भारतीय दृष्टिकोण 3 भाग है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। सतोगुणी की अगर बात करते हैं तो ये केवल क्या है, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं, ये काम नहीं करते, निठल्ले होते हैं, केवल और केवल कहते हैं भगवान हमें देंगे। हम क्या है बैठे हाथ जोड़ के बैठ रहते हैं कि भगवान हमें कभी न कभी टाट गुजरते हैं, ठीक है, देखते हैं हमें तो क्या है भगवान ही देंगे। ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों क्या कहा जाता है, सतोगुणी है। इसमें होता यह है कि साइकोलॉजी कहता है कि 100 में से 2 व्यक्तियों को तो भगवान के है, कुछ प्रकार किसी प्रकार मान लीजिए वो बैठा रहता है तपस्या, किसी प्रकार का धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको भगवान देते हैं, बैठे बैठे देते हैं। लेकिन अन्य जो 98% लोग हैं वो मान लेते हैं कि क्या इसे दिया तो अपने को भी देंगे, उनका तो पता नहीं पीछे का क्या लेखा जोखा है, ठीक है, क्या लेखा जोखा है जिसके कारण क्या भगवान उनको देते हैं। तो अन्य जो 98% है वो भी क्या कई बार हाथ पर हाथ रखकर, उनमें सारे तो नहीं लेकिन कुछ व्यक्ति के हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि हमें भी क्या भगवान देंगे, इसको दिया तो हमें देने में क्या दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार के है वो व्यक्ति केवल और केवल ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, रजोगुणी है। रजोगुणी की अगर बात करते हैं तो ये व्यक्ति जो होते हैं केवल कर्म पर विश्वास करते हैं कि हम अपना कर्म करेंगे, हम क्या है अपना कर्म करेंगे, हमें जो भगवान दे रहा है दे, जो ना दे रहा है ना दे, हम अपना कर्म निस्वार्थ रूप से करेंगे, ईमानदार से करते रहेंगे, जो मिले वो ठीक, जो ना मिले वो ठीक, यानी स्वीकार करते हैं केवल और केवल क्या है कर्म को है। अपने कौन से आते हैं, केवल और केवल क्या है कर्म ही पूजा है, इस भावना पर रहते हैं कि हम अपना कार्य निस्वार्थ रूप से करेंगे, ठीक है, जो मिले जो ठीक है, जो ना मिले वो ठीक है। ये कौन सा व्यक्तित्व है, रजोगुणी है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा आता है, तपोगुणी है। रजोगुणी के बाद में कौन सा आता है, तपोगुणी है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति के केवल क्या खुश मिजाज रहता है, सुख प्राप्ति में रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। कई आपने देखा होगा आपके परिवेश वातावरण के आस पड़ोस में जब भी नजर घुमाएंगे तो तीनों व्यक्तित्व आपको सामने दिखेंगे। अगर बात करते हैं तपोगुणी की तो इसमें क्या सुख प्राप्ति है। कई बार देखा होगा व्यक्ति क्या अपने आनंदित रहता है, सुबह उठे इधर गए उधर गए, इधर उधर घूम के आ गए, फिर चले गए, फिर चले गए, सुबह से शाम वो क्या है ऐसे ही कर देते हैं, यानी
कर्म से उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें सुख प्राप्ति होती है इधर उधर घूमने में, इधर उधर बातें करने में, इधर काम हो गया, उसके काम हो गया, इधर हो गया, वो वहां चले गए, ठीक है। वो सोचता है कि हमारे बगैर कुछ दुनिया है ही नहीं, हमारे बगैर तो ये बिल्कुल जानते ही नहीं है। किसी ने बुलाया, एक बार किसी ने कह दिया बेचारे ने थोड़ा बहुत, वो 4 बार वहीं पर रहते हैं, ठीक है। एक दिन में एक बार कह दिया, 5 मिनट कोई काम हो गया, वो फिर क्या है वहां पर क्या है 4 बार 4 दिन वहीं रहते हैं। यानी केवल और केवल घूमने फिरने के इच्छुक है, सुख प्राप्ति, खाने खा लिया पी लिया और अपने क्या मस्त रहते हैं। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, उस व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो तपोगुणी व्यक्तित्व होता है। तो भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला अपना अगर हम बात करते हैं तो सतोगुणी, यानी ईश्वर और धर्म में विश्वास रखेंगे। हम क्या है ईश्वर में और धर्म में हमारी आस्था है, हमारा भगवान हमें देगा, हमारा भगवान हमें देगा। लेकिन भगवान ये नहीं कहता कि तुम कर्म नहीं करो, कर्म नहीं करो मैं तुम्हें अपने आप दूंगा, ऐसा नहीं कहता। कर्म करो, भगवान ने भेजा है, सब कुछ दिए हैं। हाँ एक अंग विकृत हो फिर तो उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हारे अंग हैं सभी प्रकार का, तुम्हारे सुयोजित रूप से सुव्यवस्थित तरीके से हो तो कर्म करो, ठीक है। क्या पता तुम्हारे कर्म में ही तुम्हारा क्या फल छिपा हो। अगर तुम कर्म करोगे, एक समय और परिस्थिति ऐसी होती है जब आप क्या है कोई अन्य कर्म कर रहे थे, लेकिन भगवान उसको क्या छुड़ाकर आपको एक अन्य कर्म में ला देता है, तो वो उसका क्या निर्थार्थ है। हाँ इतना भगवान जरूर कर देता है कि अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में आपका जो लक्ष्य या इच्छाएं निर्धारित की गई उस इच्छा फल के ऊपर अग्रसर कर देता है, जिससे आप क्या आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है मनोभावनाएं हैं कि सतोगुणी में क्या है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखते हैं, और रजोगुणी में क्या है केवल और केवल कर्म में, हम तो कर्म करेंगे, भगवान दे या ना दे हम अपने ईमानदारी से के कर्म करते हैं। तो ये कौन सा आता है अपना, अगर बात करते हैं रजोगुणी है। तपोगुणी में क्या है सुख प्राप्ति है, आनंदित होते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, ठीक है। इधर घूम लिए, तैयार होकर चले गए, उधर घूम लिए, ठीक है, उनके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तपोगुणी है। ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार के हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। और अब बात करते हैं मॉडर्न आधुनिक में, अगर बात करते हैं 21वीं सदी की अगर बात करते हैं, इस समय आधुनिक दृष्टिकोण में भारतीय परंपरा के अनुसार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए, यानी इस आधुनिक 21वीं शताब्दी के जमाने में क्या है आप व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस समय हमारे जो व्यक्तित्व है इसे भी 3 भागों में बांटा है। आधुनिक दृष्टिकोण से भी भारतीय जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा है। आधुनिक समय में व्यक्तित्व कितने 3 भागों में बांटा है। पहला अगर बात करते हैं भावुक है, दूसरा विचारशील है, और तीसरा कौन सा आता है कर्मशील है। पहला कौन सा आता है भावुक है, दूसरे कौन से आते हैं विचारशील है, और तीसरे कौन से आते हैं कर्मशील है। तो इनको देखिए, भावुक की अगर बात करते हैं, भावुक को अगर बात करते हैं तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, विचारशील किस प्रकार होते हैं, और कर्मशील व्यक्ति किस प्रकार होते हैं। अपने सामान्य परिवेश में, अपने आसपास में ज्यादा साइकोलॉजी को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। केवल साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो केवल अपने आस परिवेश के वातावरण के जो आपके जो जिस माहौल में भी रहते हैं उस परिवेश में नजर घुमाइए, आपको सभी प्रकार के व्यक्तित्व है वो दिख जाएंगे, सभी प्रकार का व्यक्तित्व है वो दिख जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कौन कौन से भागों में बांटा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा है, और 3 भाग कौन से हैं भावुक है, विचारशील है, और तीसरा कौन सा है कर्मशील है। भावुक की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार का व्यक्तित्व में क्या है व्यक्ति क्या है भावुक हो जाता है, व्यक्ति क्या है भावुक हो जाता है और सोचता रहता है, ठीक है। अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको, ठीक है, सामान्य सा उदाहरण मेरे ऊपर लेकर बताता हूं। हम जयपुर में रहते हैं, तो जयपुर में जब हम स्टडी के लिए आए थे तो इसमें अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो उसमें क्या है बसें चला करती थी, उसमें क्या है बसों से आना जाना था। लो फ्लोर चलती है जयपुर में, तो लो फ्लोर है, बड़ी है, इंजन इनके पीछे की तरफ होता है, तो आगे से क्या आवाज नहीं आती, पीछे पता चलता है, ठीक है। जब बस निकलती है तब पता चलता है बस निकल गई है। तो हम क्या है कॉलेज जाते थे, कॉलेज क्या है यूनिवर्सिटी रोड पर है, रामबाग है, जहां पर क्या है अगर हम बात करते हैं तो स्टेडियम बना हुआ है, एसएमएस स्टेडियम है, स्वयं मानसिक स्टेडियम बना है, उससे पहले क्या एसएमएस हॉस्पिटल है। तो हम जैसे बस पे सुबह निकलते थे, जहां हमने क्या है रूम लिया हुआ था किराए पर, और जीजा जी लोग रहते थे, वहां हम साथ में रहते थे। तो उसमें क्या है कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाने के लिए क्या लो फ्लोर पकड़ते थे, वहां 6 से एक लो फ्लोर आती थी। जो अगर हम बात करते हैं जोटवाड़ा से लेकर क्या है इधर टोंक फाटक की तरफ जाते थे, उस बस में क्या इंतजार करते रहते थे। तो क्या है जैसे ही बस आती तो क्या हम सोचते थे कि उसमें चढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही बस निकल जाती फिर भावुक हो जाती है, बस तो निकल गई, अब क्या करें, ठीक है। तो यानी क्या है हम केवल और केवल क्या सोचते, भाव प्रकट करते रहते हैं कि ये क्या है बस निकल गई। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए,
अगर हम स्टेशन पर खड़े हैं, कहीं पर खड़े हैं, तो क्या है, ट्रेन आ रही है तो हम क्या सोचेंगे कि इस ट्रेन में चलेंगे, लेकिन वो जैसे ट्रेन निकल जाती है हम भावुक हो जाते हैं, यार ये तो निकल गई है। तो ये किस प्रकार का व्यक्ति है, भावुक है। या किसी प्रकार का अगर देख लिए हमने एग्जाम दिया है, रिजल्ट अपने इच्छा अनुसार अनुकूल नहीं आया है, तो हम क्या उसको देखकर क्या दुखी होते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो ये कौन सी आदत है, भावुक अपनी क्या है, व्यक्तित्व है। भावुक कौन सा है, व्यक्तित्व, यानी भावुक हमेशा व्यक्ति के भावुक रहता है। दूसरा अगर बात करते हैं विचारशील है, दूसरा क्या है, विचारशील है, तो वही लो फ्लोर है। लो फ्लोर जैसे आती हम सोचते इस पे चढ़ेंगे, लेकिन क्या उसमें क्या है, खिड़की तक सुबह सुबह निकलती थी तो सुबह भीड़ ज्यादा होती थी, क्योंकि उसमें कार्ड बने हुए थे तो 6 रुपए लगता था। कॉलेज यूनिवर्सिटी के कार्ड हमारे पास थे तो सिर्फ 6 रुपए किराया लगता था, तो उसमें क्या आसानी से जाना होता था। तो लेकिन उसमें क्या था, खिड़कियों तक क्या कई बार बच्चे खड़े होते थे, खिड़कियों तक भीड़ थी, तो पहले तो सोचते थे उसमें चढ़ेंगे, लेकिन जैसे लोग पास आते तो उसमें क्या है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तो क्या सोचते चल जाने दे फिर आएगी। फिर दूसरी आती, उसमें यही हाल था। कई बार तो एक एक डेढ़ घंटे क्या है कॉलेज लेट पहुंचते थे, तो एक दो क्लास मिस हो जाती थी, ठीक है। तो वो कौन सा है, विचारशील, यानी हम विचार तो करते लेकिन क्या है, कर्म नहीं करते, यानी आगे चलने की कोशिश नहीं करते। ये किस प्रकार का व्यक्तित्व, विचारशील है। तीसरा अगर हम बात करते हैं कर्मशील है। कई बच्चे ऐसे होते थे जिनको जाना ही जाना था कॉलेज, वो क्या है उस भीड़ के अंदर भी क्या कहीं ना कहीं जगह बनाकर उसके अंदर क्या है चढ़ जाते। तो ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है, कर्मशील है। तो अगर बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से भावुक है, विचारशील और क्या है, कर्मशील है। तो भावुक में क्या होता है, व्यक्ति भावुक हो जाता है, किसी प्रवेश या परिस्थिति को देखकर क्या है, दुख मनाता है। वो क्या है, दुख मनाता है, ऐसा नहीं मैं काम करूं, वो क्या है, दुख मनाता है, सोचता अरे यार ये निकल गई, बस निकल गई, ये ट्रेन निकल गई, मैं कैसे जाऊं, अब तो के घर चलेंगे वापिस, ऐसे सोचता रहता है, यानी भावुक हो जाता है। दूसरा क्या है, विचारशील है, सोचता रहता है, सोचता इस पे चढ़े या ना चढ़े, भीड़ ज्यादा है, पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा क्या है, केवल और केवल क्या विचार करते हैं, यानी वो चढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल विचार करते हैं। तो वो कौन सा होता है, विचारशील व्यक्तित्व है। तीसरा हमने पढ़ा है कौन सा, कर्मशील व्यक्तित्व है, यानी बच्चा है आएगा, जैसे ही बस आएगी तुरंत के प्रभाव से उस पर बैठ जाता है, चला जाता है। तो ये कौन सा आता है अपना, अगर इसकी अगर बात करते हैं, ये हमारा क्या है, कर्मशील व्यक्तित्व है। यानी भावुक है, विचारशील और कौन से, कर्मशील है। कर्मशील का दूसरे उदाहरण की अगर बात करते हैं तो कई व्यक्ति ये है, फेल हो गए, हताश हो गए, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करेंगे, फिर कर्म करेंगे। अगर अपनी इच्छा के अनुरूप देना है, अपनी इच्छा को सारा कुछ होना है तो वो हो जाएगा, लेकिन हम कर्म नहीं छोड़ेंगे। तो ये व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कर्मशील है। कई बार देखा है उदास अदास हो जाते हैं, क्यों, एग्जाम देते हैं, बार बार के एग्जाम देते हैं, तो क्या है, जब सफलता नहीं मिलती है तो एक परिस्थिति और समय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति क्या है, छोड़ देता है सब कुछ, छोड़ नहीं होगा, अब क्या है, नहीं होगा। उसकी भावनाएं हैं सभी प्रकार की है, वो इच्छाएं हैं वो मर जाती है, वो आगे बढ़ने की फिर कोशिश नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, कर्म करेंगे, क्या पता इसमें ना तो इसमें सही, इसमें ना तो इसमें सही है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि छोटे में न लगा करके फिर बड़े एग्जामों में लगे थे। आईएएस के वो उदाहरण है, देखते हैं उस जो स्टार्ट की बात करते हैं, उस चैनल पर आते हैं तो बहुत बहुत बताते हैं कि हमने इतने एग्जाम दिए, ये दिए, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ। तो इस प्रकार है, वो कर्म में नियथार्थ रूप से लगे रहते हैं। एक समय और परिस्थिति, जब समय और परिस्थिति का जोड़ हो जाता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ये किस प्रकार का कर्मशील व्यक्तित्व है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी क्या था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये कौन सा था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण भारतीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उचित व्यक्तित्व किसे माना जाता है, यानी सबसे अच्छा व्यक्तित्व किसे माना जाएगा, कौन से व्यक्ति का सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाएगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है, तो संवेगीय स्थिर है, यानी इमोशनली बैलेंस्ड होता है। जो व्यक्ति इमोशनल रूप से बैलेंस्ड रहता है, न ज्यादा दुखी होता है, न ज्यादा खुश होता है, न ज्यादा हाँकता है, न कम हाँकता है, हिसाब से क्या है, जहां जरूरत हो बोलता है, जहां जरूरत हो न बोलता, तो वो व्यक्तित्व सबसे उचित माना जाता है। यानी संवेगीय स्थिर रूप से सबसे उचित व्यक्तित्व माना गया है। इमोशनली बैलेंस्ड रूप से क्या सबसे उचित जो व्यक्तित्व है उसे इमोशनली बैलेंस्ड कहा गया है। तो ये कौन सा हमारा व्यक्तित्व के प्रकार थे, उनमें किस प्रकार के है, उनका जो वर्गीकरण है वो किया गया था। पाश्चात्य दृष्टिकोण यानी प्राचीन परंपराओं के आधार पर, आधुनिक दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर इनको किस रूप से बांटा गया है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व मापन की विधियां, यानी हम क्या व्यक्ति को केवल देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्तित्व है, नहीं,
आंतरिक भी देखना पड़ेगा। तो उसके आंतरिक गुणों को हम किस प्रकार जांचेंगे, परखेंगे, ये क्या है, विधियां होती है। यानी व्यक्तित्व को मापने की विधियां। कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उसको अगर वो खुद अपने इच्छा अनुसार आपको बता देता है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं बताना चाहते हैं तो उसके अंतर क्या है, यानी बाहर से तो उसका देख लिया कि बढ़िया सुडौल शरीर का है, बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मा, उसके निर्थार्थ भाव में क्या है, उसके मन में क्या है, उसका आप आंकलन किस प्रकार कर पाओगे। तो इसके मापन की क्या है, विधियां आई थी, यानी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या है, विधियां हैं। ठीक है, द पार्ट विच वी कैन मेजरमेंट ऑफ अवर पर्सनैलिटी है, वह भाग जिसके अंदर हम क्या पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, यानी उसको नापते हैं या मापते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधि है। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की विधियों का वर्गीकरण किया गया है मापन में। तो पहली अगर बात करते हैं, इसे प्रक्षेपी या परमापीकृत विधि कहा जाता है। प्रक्षेपी या क्या कहलाता है, परमापीकृत विधि कहते हैं। और दूसरा अगर हम बात करते हैं अप्रक्षेपी या क्या कहलाता है, अपरमापीकृत विधि है। प्रक्षेपी या परमापीकृत विधि है। तो इसकी अगर बात करते हैं, प्रक्षेपी या परमापीकृत शब्द कहा किसे जाता है। ठीक है, छोटे छोटे चीजों को हम लेकर चलेंगे तो क्या बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। अब पहले मैं बता दूं कि प्रक्षेपी या परमापीकृत है, प्रक्षेपी परमापीकृत में ये है, तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रक्षेपी या परमापीकृत कहा किसे जाता है, इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। प्रक्षेपण, प्रक्षेपी या परमापीकृत की बात करते हैं। प्रक्षेपण विधि का सर्वप्रथम प्रक्षेपण जो शब्द था उसका भी प्रयोग सर्वप्रथम सिगमुंड फ्राइड नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो है। चेतन मन है, अचेतन मन है और अचेतन मन है, यानी इन्होंने मन की तीन अवस्थाएं बताई थी। तो यहीं से अगर बात करते हैं, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमुंड फ्राइड के द्वारा किया था। सिगमुंड फ्राइड थे ये, इनकी बात करते हैं वीना के थे। तो सिगमुंड फ्राइड के द्वारा क्या है, सर्वप्रथम हमारे अगर हम बात करते हैं किसका प्रयोग है, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रक्षेपण कहा किसे जाता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर अचेतन मन में छुपे हुए भावों, विचारों, उसकी भावनाओं को बाहर जागृत करने की एक विधि है। यानी प्रक्षेपीकृत कहा किसे जाता है, प्रक्षेपण की बात करते हैं, विचारों, व्यक्ति के कई बार प्रक्षेपण विधियां वो होती है जो व्यक्ति का कई बार स्वयं अपने बारे में नहीं बताता है, तो उसके बारे में क्या है, जानने के लिए हम क्या है, कई विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी उसकी भावनाओं, विचारों को बाहर लाने के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे प्रक्षेपी या परमापीकृत कहा जाता है। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमुंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपण का अर्थ यह होता है कि कई बार व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं, उसकी दुख बातों, अतिरिक्त इच्छाओं को व्यक्ति स्वयं न बताकर उसके किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से क्या है, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। यानी मेरे अंदर, सिंपल सी बात करते हैं, यानी मेरे मन में क्या बात छिपी है आपको पता नहीं, या तो मैं अपनी भावनाओं के अनुरूप क्या आपको बता दूं कि मेरे, आप पूछोगे यार आज ऐसे कैसे है, आज ऐसे क्या है, चेहरा ऐसे लटका हुआ कैसे है। ठीक है, कई बार देखते हैं कि कई एक समय के बाद व्यक्ति का चेहरा लटक जाता है, तो पूछते हैं अरे पहले तो ठीक रहता था, अब ऐसे कैसे है, पहले तो तू ठीक रहता था, अब तेरे चेहरे के ऐसा कैसे बिगड़ गया है, क्या हो गया, ऐसा खुश नहीं रहता है, हंसने की कोशिश करता है, हंसता नहीं है, क्या ऐसी क्या बात होगी। ठीक है, कई बार कहते होंगे, ठीक है, तो कहते होंगे तो उसको क्या है, पहले पूछते हैं, फिर वो नहीं बताता है, तो ऐसी युक्तियां या विधियां लाई गई है जिसमें व्यक्ति को क्या उलझाकर उसकी भावनाओं को बाहर जागृत किया जाता है। उसकी अचेतन मन में है, चेतन में तो तुरंत प्रभाव से क्या मुख से बोल देगा, लेकिन अचेतन मन में जो बातें उसने दबा रखी है वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो वो ऐसी क्या है, विधियां लाई गई है जिसमें क्या उसके अंदर आत्मा जो बातें छिपी है, जो वो किसी को बताना नहीं चाहता है, उन बातों को बाहर उजागर किया जाता है। इसी को प्रक्षेपण या परमापीकृत कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सिगमुंड फ्राइड के द्वारा किया गया। इस शब्द की हम बात करते हैं तो सिगमुंड फ्राइड ऐसे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा किया गया था। अब पूछा जाएगा कि प्रक्षेपण विधि से कौन से मन की बातों को उजागर किया जाता है, तो प्रक्षेपण विधि में अचेतन मन में छुपी हुई बातों को कहे बाहर निकाला जाता है। चेतन में है तो वो तो सीधा डायरेक्ट में बोल दूंगा, मेरे ये आज से दुख रहा है, लेकिन कई बार कई बातें बताई नहीं जाती है, तो उन बातों को निकालने के लिए अचेतन मन में जो बातें दबी होती है उनको निकालने के लिए प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रक्षेपण शब्द के लिए क्या है, व्यक्तित्व मापन के लिए जो विधियां बनाई गई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है प्रक्षेपी या परमापीकृत विधियां। ये कौन कौन सी विधि है, इनके बारे में देखते हैं। पहले थोड़ा सा क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, कल विस्तृत इसके बारे में व्याख्या करेंगे। चर्चा की अगर हम बात करते हैं तो पहले कौन सी आती है, TAT है, थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। पहला कौन सा कहलाता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसमें
कोई बच्चा होता है या किसी प्रकार का व्यक्ति होता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास जो व्यक्ति गए होने तो पता है साइकोलॉजिस्ट किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ठीक है। जो नहीं गए हैं तो वो देखिए कि इसमें क्या साइकोलॉजिस्ट क्या है, थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसमें व्यक्ति को क्या है खाली पेज या इस प्रकार की चीजें दे देते हैं और उसको क्या कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कि आप क्या है कहानी लिखें, इसके बारे में लिखें, कोई भी क्या है आपके मन में जो आ रहा है वो लिखें। इसमें क्या 15 से 20 कोई टॉपिक दिए जाते हैं, उन टॉपिकों पर कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखवाई जाती है और उन कहानी के माध्यम से क्या है जो बच्चा या जो व्यक्ति होता है जो डिफेक्टेड होता है, जिसके अचेतन मन में बातें दबी होती है, वो उन भावनाओं को 20 कहानियों में कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, कहीं क्या है कुछ लिखता है, वो लिख देता है। फिर जो मनोवैज्ञानिक है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, निदानात्मक के माध्यम से उसके बारे में देखते हैं कि इसके क्या है, क्या दिक्कत है, कहां पर दिक्कत है, ये बातें क्यों नहीं बताता है और किस चीज से यह प्रभावित हुआ है। तो ये कौन से होते हैं, थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट होता है। पहले अगर बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। दूसरी अगर बात करते हैं CAT है, चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, बाल संपर्त्य परीक्षण है। इसमें बच्चों को क्या है रंग बिरंगे इस प्रकार जो रंग प्रकार की होती है उसमें दे दिए जाते हैं, रंग दे 5 प्रकार के कुछ कार्ड दिए जाते हैं, 5 के कुछ है, 5 के मिले जुले हैं। इनमें कहा जाता है कि इन रंगों के आधार पर आप इनका वर्गीकरण करें, इनके बारे में बताएं। तो बच्चा क्या वही अपने निहितार्थ भाव जो उसके निहित है उनको बाहर निकाल देता है। ये कौन सी अपने चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट है। इनमें देखेंगे किस वैज्ञानिक ने दी थी, क्या क्या बातें थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा इसके बारे में क्या है देख लेते हैं, कल इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। तीसरा कौन सा आता है, पहला कौन सा आता है TAT है, दूसरा CAT है, तीसरा IBT है, इंक बोर्ड टेस्ट है, रोशा शाही धब्बा परीक्षण है। इसमें धब्बे बनवाए जाते हैं रंगों के आधार पर और उसमें फिर बच्चों या जो भी व्यक्ति है उनको क्या है एक उम्र निर्धारित होता है, उसके में कल इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कौन सी उम्र के बच्चों को कौन सी विधि के द्वारा क्या है उसके बारे में जाना जाता है। तो इंक बोर्ड टेस्ट है यानी धब्बे बना करके उसमें विचार किए जाते हैं। चौथी अपनी कौन सी आती है, SCT है, सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। इसमें व्यक्ति को एक वाक्य दे दिया जाता है, इसमें व्यक्ति को एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें क्या है खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और बच्चे को क्या भरने के लिए कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता खाली स्थान क्या करता। तो उसमें क्या बच्चे की जो भावनाएं है उसमें देता, मेरे मन में यह आता है, मेरे मन में मैथ की किताब को देखकर यह आता है, मेरे मन में क्या है सुबह 4 बजे ये भावना आती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के वाक्य उसे बनाकर दे दिए जाते हैं और उन वाक्यों में जो वो शब्द जो भरता है यानी फ्री वर्ड जो भरता है उसको आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं कि इस बच्चे के अंदर यह कमी है। और तीसरा चौथा था ये, पांचवा की बात करते हैं फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण यानी इसमें क्या है एक फ्री वर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, उसको कहते हैं तो अपनी तरफ से लिख, राष्ट्रपति एक शब्द दे देते हैं उसके बारे में लिखो, प्रधानमंत्री उसके बारे में लिखो, यानी तू तेरे बच्चे को कह देते हैं तू तेरे उसका नाम लिख देते और कह देते हैं तू तेरे बारे में लिख, तेरे बारे में क्या लिख, तो बच्चा क्या है उन भावनाओं को भी अपने बारे में लिखते लिखते क्या है उन भावनाओं को भी क्या लिख देता है जो उसके अंदर जो विचार उसके अंदर चल रहे हैं। आपने देखा कई बार अपन अंदर जो भावनाएं चल रही होती है वो क्या है कहीं पर जाएं तो हम क्या उसके वर्णन कर देते हैं, उसके बारे में लिख देते हैं। ये कौन सा आता है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है। इसके बाद नाटक और खेल विधि है और इसके मनोविज्ञान उन्होंने क्या है और विधि बनाई है। ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या है इन ये विधियां थोड़ी कम समझ में आती है, उठपटांग से लगती है, लेकिन फिर उसके नाटक कराते हैं। वो क्या नाटक करवाते हैं, तू राम का रोल कर, तू सीता का रोल कर, तू लक्ष्मण का रोल कर, तू ब्राह्मण का रोल कर, इस प्रकार रोल उनको दे देते हैं और रोल के माध्यम से उसको आंकने की क्वेश्चन करते हैं कि ये किस लेवल पर जाला है, कौन से अनुभव ये करता है कौन सी इसके अंदर बातें हैं, कौन से अनुभव कर रहा है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये कौन से नाटक विधि है। खेल विधि है, स्कूल में हमें अंताक्षरी खिलाते हैं, खो खो खिलाते हैं, कबड्डी खिलाते हैं, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। तो व्यक्ति की अगर बात करते हैं कोई अगर बात करते हैं कि किसी कोई बच्चा देखा होंगे हमेशा का इंदिरा सावधानी स्थिति में रहता है, एकांत प्रिय रहता है, तो उसको क्या उन सभी में जोड़ने के लिए समावेशन के लिए क्या है इस खेल खिलाए विभिन्न प्रकार के। आजकल तो स्कूलों में विभिन्न प्रकार के खेल हो गए तो उनको क्या खेल खिलाए जाते हैं। खेल के माध्यम से क्या है बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं उनको उजागर किया जाता है, अचेतन मन में उनके क्या चल रहा है, वो क्या उसके घर परिवार में कोई दिक्कत है, परिवेश में दिक्कत है या समाज में उसे तंग करता है या किसी प्रकार का अन्य प्रकार के उसको कहे समस्या है, तो उस समस्या को जाना जाता है कौन से खेल विधि के माध्यम से। इस प्रकार इनके व्यक्तित्व का कहे मापन किया जाता है, यानी इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ये हमारी कौन सी प्रमापीकृत विधियां थी।
दूसरी अपरिमापीकृत विधि आती है जिसमें आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं लिखने की कोशिश करता है। आत्मनिष्ठ या कौन सी लाती है, व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती है। इसकी अगर हम बात करते हैं, आत्मकथा विधि है, व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखता है। व्यक्ति इतिहास विधि है, इतिहास के बारे में लिखा जाता है। और प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू हमने दिए हैं तो इंटरव्यू में ये तो पूछे जाते हैं कि तुम्हारे में क्या है, ये है। और साक्षात्कार है, इंटरव्यू है अगर हम बात करते हैं इनमें। और प्रश्नावली है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुमने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया, तो हम अपने बारे में क्या लिख देते हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं वहां से ये से आया, ठीक है। तो ये कौन सी आती है। अगर हम इनकी बात करते हैं, अपरिमापीकृत या अप्रक्षेपण विधियां हैं। इसके बाद में क्या है, दूसरी आती है इसमें आत्मकथा या आत्मनिष्ठ विधियां, तो ये थी प्रश्नावली विधि, ये इसमें आ जाते हैं। दूसरी अगर बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। वस्तुनिष्ठ क्या है, विधियां हैं वो कौन कौन सी है, दो प्रकार की होती हैं, निरीक्षण विधि, समाजवादी विधि है, ठीक है। निरीक्षण विधि, समाजवादी विधि और क्रम निर्धारण मापनी और एक विधि और है, इनको क्या इसके अंदर लिया गया है। तो ये हमारी क्या है, अपरिमापीकृत या क्या है, अप्रक्षेपण विधि है। अपरिमापीकृत या क्या है, अप्रक्षेपण विधि है। तो इनके बारे में हम क्या कल डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन से मनोवैज्ञानिक थे और किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी श्रेणी के अंदर रखा था, किस व्यक्तित्व किस आधार पर उनको किया जाता था, परिवेश में किस प्रकार ढाला जाता था, उनके बारे में व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इसका पार्ट है वो यानी व्यक्तित्व मापन की विधि है, उनकी विस्तृत व्याख्यापूर्ण चर्चा के हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।